आर्मी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है और ये जो सीरीज है इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन डाले गए हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट होंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे कि जेपीएससी होने वाले हैं, यूपीएससी 10 अक्टूबर को है, यूपी पीसीएस का पेपर होगा और 67 बीपीएससी का भी होगा। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके वैसे भी क्वेश्चन रखेंगे जो आपके लिए अननोन भी हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ये पूरा सीरीज़ लगाएं। और इस सीरीज़ में एक सीरीज़ में करीब 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 10 सीरीज़ में लाऊंगी। ओके, तो ये 10 सीरीज़ में करीब 1000 क्वेश्चन होंगे और 1000 क्वेश्चन लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर टफ़ क्वेश्चन अगर बनता है तो इन सभी से बनेगा। ओके, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा और ये शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों और परिवर्तन विरोधियों यानी नो चेंजर्स के बीच राष्ट्रवादियों ने परिषद में प्रवेश की वकालत की। ऑप्शन ए पहले में है असहयोग आंदोलन में एक नया मोर्चा खोलने के लिए, दूसरे में है कि लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए, तीसरे में है कि औपनिवेशिक शासन में रूपांतरण हेतु परिषद को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी 1 और 2। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा लग रहा होगा कि टफ़ है, पर ये अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे आ जाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आपने ये इतने टफ़ क्वेश्चन आपने लगाया है। ओके, तो इसका आंसर बताएं, अगर पता हो तो बताएं आप। इसका आंसर जो होगा वो 1 और 2 होगा। ठीक है, 1 और 2 यानी ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस्मरमैन योजना संबंधित है। ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह के दमन की ब्रिटिश योजना से, ऑप्शन बी जापान की सहायता से भारत को स्वतंत्र कराने की आज़ाद हिंद फौज की रणनीति से, ऑप्शन सी 1915 में उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों की सहायता से देश में विद्रोह हेतु स्वयं सेवक और हथियार भेजने की योजना से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? जिस्मरमैन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन सी से संबंधित है। ओके, तो आप इसे याद ही कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है भारतीय इतिहास में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि जापानी इंसेफ्लाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है देखना है। तो पहले में है कि यह फ्लेवियो वायरस के कारण होता है, दूसरे में है कि एडीज इजिप्टी मच्छर ऐसे वेक्टर हैं जो इस बीमारी का प्रसार करते हैं, तीसरे में कि भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में जापानी इंसेफ्लाइटिस शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आप इसे बताएं। ऑप्शन बी। ठीक है, 1 और 2, 2 और 3 गलत है और ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है ये फ्लेवी वायरस से के कारण होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है कि इन्होंने यानी कि इनमें से कौन है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और यह दिल्ली की प्रथम निर्वाचित महापौर थीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। वो महिला कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी अरुणा आशफ अली, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो आप बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़े होंगे तो आपको शायद याद होगा। ऑप्शन सी अरुणा आशफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसमें अरुणा आशफ अली का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला G4 देशों का उद्देश्य क्या हासिल करना है? मतलब G4 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए वैश्विक आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए अपने सदस्यों के बीच नीति समन्वय करना, और ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट, ऑप्शन सी में है कि वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए बड़े मुद्दे पर विचार करना और योजना कार्रवाई के लिए योजना बनाना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है,
ऑप्शन बी G4 देशों का जो उद्देश्य है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट को प्राप्त करना। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट जो आया 1928 में आया। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पुनः स्वतंत्रता की मांग रखी। दूसरे में किसने भाषाई प्रांतों और मौलिक अधिकारों की सिफारिश की। तीसरे में किसने संपूर्ण भारत के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की। ऑप्शन ए और 1 और 2, ऑप्शन बी 2 केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, केवल 2 इसका आंसर होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी असम में हुआ था, सिंगफो विद्रोह हुआ था। ओके, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशासनिक सुधारों में से किसे हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग कब आया है, तो 1773 का है। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या प्रावधान किया गया, ये सब ध्यान रखिएगा। चार्टर 1833 में कौन कौन से प्रावधान रखे गए, तो ये सब याद कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही त्रामी नामक प्राचीन परंपरा कहाँ है? तो इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर जो होगा कश्मीर होगा, कि त्रामी नामक प्राचीन परंपरा जो है वो कश्मीर से रिलेटेड है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गणपति देव का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए काकतीय वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो बताएं इसका क्या होगा? यहाँ पे गणपति होगा, गणपति देव। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, काकतीय वंश। ओके, और ये सब के बारे में तो पता है कि चोल वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, इसके संस्थापक कौन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड भी वीडियो बना दिया गया है हिस्ट्री से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1834 से 35 में किसने टिप्पणी की थी? वाणिज्य के इतिहास में इस दुर्गति के समान कुछ नहीं है। भारत के मैदानों में काम करके यहाँ के कपास बुनकरों की हड्डियाँ चरमरा गई है। तो किसने कहा है, किनका कथन है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी RC दत्त, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग का ये कथन है। ओके, कि इस समय बंगाल में अकाल आया था। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों द्वारा खुदकुटी प्रणाली को समाप्त करने के कारण उभरा था? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी ओरायन विद्रोह, ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह, ऑप्शन डी भगत आंदोलन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? जो खुदकुटी प्रणाली से संबंधित था। ओके, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 1899 से 1900 के बीच हुआ था मुंडा विद्रोह, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। झारखंड छोटा नागपुर प्रदेश में हुआ था। ओके, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और ये खुदकुटी प्रणाली जो थी आदिवासियों की सामूहिक कृषि प्रणाली थी, मतलब सभी एक साथ मिलकर कृषि करते थे, उसी को खुदकुटी प्रणाली कहा गया। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में समाचारों में देखा गया पद स्टेस्टिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? आप इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा कि वित्तीय संस्थानों में लचीलेपन के परीक्षण हेतु प्रयुक्त तकनीक को स्ट्रेस टेस्टिंग संबंधित है। ओके, तो आप इसे याद करिए, ये एक शब्दावली है जो स्टेट्स टेस्टिंग, जैसे क्वेश्चन में आएगा कि स्टेट टेस्टिंग का संबंध किससे है और ये किस लिए समाचारों में रहा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष की शुरुआत की है?
ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 15 नंबर क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहले में देखना है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरे में है कि इसने बम्बई और मद्रास सूबे को विधायी शक्तियां प्रदान की। तीसरे में है कि इसने लोक सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू की। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएं? सिर्फ एक होगा। ओके, इसका आंसर जो होगा सिर्फ एक होगा कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ओके, फिर 1800 क्या है कि 1858 में आया। 1858 में क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की पदवी दी गई। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है समाचारों में देखा गया नॉर्दर्न यूरोपीय क्लोजर क्या है? ऑप्शन ए समुद्र स्तर में वृद्धि के खिलाफ संरक्षण उपाय, ऑप्शन बी यूरोपीय शरणार्थी प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानून, ऑप्शन डी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राहत पैकेज। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा कि समुद्र स्तर में वृद्धि के खिलाफ जो समुद्र स्तर का जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समुद्र का जो जल स्तर है उसके खिलाफ क्या है कि संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा कि नॉर्दर्न यूरोपीय क्लोजर क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि उन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट द्वारा दी गई। ओके, और दूसरे में कि राय ने मतलब राजा राम मोहन राय ने अल्पावधि तक ही सक्रिय रही आत्मीय सभा यानी फ्रेंडली सोसाइटी की स्थापना की थी। तीसरे में कि इन्होंने बहुदेववाद का प्रचार किया और एकेश्वरवाद का विरोध किया। तो बताएं इसका सही क्या होगा? इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 और 2। ओके, ऑप्शन ए है कि राजा की जो उपाधि है वो मुगल सम्राट के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। मुझे जैसा याद है कि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी और राय ने अल्पावधि तक ही सक्रिय रही आत्मीय सभा जिसको फ्रेंडली सोसाइटी कहते हैं उसकी स्थापना की। ओके, और इन्होंने बहुवाद का प्रचार नहीं किया बल्कि एकेश्वरवाद का समर्थन किया और प्रचार किया और बहुदेववाद का विरोध किया। ओके, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि 1818 में अंग्रेजों ने खानदेश की पहाड़ी जो कि भील संघ केंद्रित थी पर कब्जा कर लिया। दूसरे में कि भीलों ने वर्ष 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इसमें दोनों सही है। भील विद्रोह, ओके, भील विद्रोह के संदर्भ में इसमें दोनों सही है कि 1818 में अंग्रेजों ने खानदेश की पहाड़ी जो कि भील संघ केंद्रित थी और भीलों ने 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो किसके नेतृत्व में? सेवाराम के नेतृत्व में किया और कब हुआ? तो 1825 में हुआ। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया पद पॉजिटिव पे सिस्टम संबंधित है। तो किससे संबंधित है आप बताएं? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा कि चेक धोखाधड़ी को कम करने से संबंधित है पॉजिटिव पे सिस्टम। तो आप इसे बस याद रखिएगा कि पॉजिटिव पे सिस्टम किससे संबंधित है? तो चेक धोखाधड़ी को कम करने से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रामोशी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि रामोशी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में बसी पहाड़ी जनजाति थी। दूसरे में कि मराठों की हार के बाद उनकी आजीविका समाप्त हो गई क्योंकि मराठों ने ही उन्हें सेना में भर्ती किया था। तीसरे में कि अंग्रेजों ने रामोशी जनजातियों के प्रति सामान्यतः शांतिवादी नीति का पालन किया।
तो बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो बताएं। ऑप्शन बी। ओके, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहले में है कि इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तानी डोमिनियन में शामिल होने की स्वतंत्रता दी। दूसरे में है कि राज्य सचिव के पद को बनाए रखा और उसे राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव के अतिरिक्त अधिकार दिए। तो बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हड़ताल का अधिकार कौन सा अधिकार है। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ये कानूनी अधिकार है। तेईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में विदेशी रक्षा उपकरण विक्रेता से सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए भारत द्वारा जो क्षतिपूर्ति मांगी जाती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति निवेश, ऑप्शन बी खरीद की वापसी, ऑप्शन सी रक्षा समायोजन, ऑप्शन डी रक्षा वापसी खरीद। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर जो होगा वो रक्षा समायोजन कहा जाता है इस शब्दावली को। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में समाचारों में देखे गए स्थान नागोर्नो काराबाख की सीमाओं का निर्माण करता है। ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी जॉर्जिया। तो नागोर्नो काराबाख की सीमाओं का निर्माण कौन सा करता है बताएं। ऑप्शन ए, ठीक है, अजरबैजान। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुलामगिरी 1873 का लेखक या लेखिका है जो निम्न जातियों की गुलामी का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करती है। गुलामगिरी, तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि गुलामगिरी कब लिखा गया, 1873 में, किसके द्वारा लिखा गया, तो ये क्वेश्चन में है। और इसमें क्या है, तो निम्न जातियों की गुलामी का ऐतिहासिक विवरण है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, किसने लिखा है। ऑप्शन बी, ये तो पता होगा आपको, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको पता होगा। भारत में ब्रिटिश सरकार का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है। तो बताएं अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन सी इसका भारतीय जनता की शिक्षा से संबंधित है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। ये सिद्धांत का अर्थ ये था कि अंग्रेज़ों की ये नीति थी कि जो समाज के जो ऊपरी स्तर के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, अगर उनको शिक्षित कर दिया जाए तो वो जो है अपनी शिक्षा का जो स्तर होगा वो धीरे धीरे निम्न स्तर तक पहुंच जाएगा। मतलब वो कि अगर उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाती है तो उनके जो शिक्षा जब वो प्राप्त करेंगे तो नीचे वर्गों को वो शिक्षित करेंगे। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ ये था। किंतु क्या हुआ कि जब ये नीति लागू हुई उसके बाद जो सिद्धांत लागू करना था कि उच्च वर्गों को अपने नीचे वाले वर्गों को शिक्षित करना था, वो काम तो किए नहीं। इसी वजह से 1854 ईस्वी तक इस अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। ओके, तो यह भारतीय जनता की शिक्षा से संबंधित था, याद रखिएगा। और आत्मीय सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसको छोटा कर देती हूँ। पहले में है कि इस सभा ने युवा लड़कियों को उनके भावी पतियों को बेचने की प्रचलित प्रथा का विरोध किया। दूसरे में है कि इसने लोगों की आस्था की तुलना में तर्कसंगतता पर अधिक निर्भर बनाने के लिए नास्तिकता के विचार को प्रचलित किया। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, आत्मीय सभा के संबंध में ये कथन जो है ऑप्शन ए सही है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है आत्मीय सभा के संदर्भ में।
और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की घटना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर बताएं क्या हुआ। और ये ब्लैक होल की घटना जो हुआ था वो 1756 में हुआ था, सिराजुद्दौला के काल में। तो इसका आंसर बता सकते हैं आप, ऑप्शन सी। ठीक है, कि यह एक त्रासदी थी जिसमें कई बंदी ब्रिटिश सैनिक एक वायुहीन कमरे के अंदर रातों रात मर गए थे। क्योंकि सिराजुद्दौला क्या होते हैं, सिराजुद्दौला इन जो लोग थे अंग्रेज जो सैनिक थे और भी लोग थे साथ में, तो इसमें बंद कर दिया, एक काल कोठरी में बंद किया। उसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं। 1756 में जो घटना हुई थी उसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं, ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से इकोटोन है? इकोटोन का मतलब होता है जहाँ पे अत्यधिक जैव विविधता क्षेत्र होते हैं और संक्रमण क्षेत्र होते हैं। मतलब कि एक क्षेत्र मतलब कि जैव विविधता समृद्धशाली क्षेत्र। ओके, इसमें है इकोटोन कौन है? तो पहले में है कि मैंग्रोव, दूसरे में है कि घास के मैदान, तीसरे में है वन, चौथे में है ज्वारामुख और पांचवें में है प्रवाल भित्ति। तो बताएं इकोटोन कौन है? इनमें से कौन सा क्षेत्र जो इकोटोन है? ऑप्शन बी। ओके, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। यह मैंग्रोव भी है, घास के मैदान है और प्रवाल भित्ति है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। और साथ ही साथ संक्रमण क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। संक्रमण क्षेत्र का तात्पर्य ये होगा कि दो प्लेस यहाँ पे मिलते हैं। एक ऐसा स्थान, जैसे कि एक ऐसा स्थान हो जैसे ये है, और ये जो है ये भूमि है। ओके, ये भूमि है और ये जल क्षेत्र है, मतलब समुद्र ही है, समुद्र है। तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा ये संक्रमण क्षेत्र होगा इसीलिए। और ये क्षेत्र जो होता है इकोटोन प्लेस कहलाता है। यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाया जाता है अन्य क्षेत्र की तुलना में। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। दूसरे में है कि प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने में संबद्ध है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो होता है मानव गतिविधियां वहाँ होती है। ओके, तो ये तो गलत होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संघ समुद्री संरक्षित क्षेत्र। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बेडिंग द कर्व द रेस्टोरेटिव पावर ऑफ प्लेंटेड बेस्ड डाइट्स रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी संस्था जारी की बताएं। ऑप्शन ए कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्पे, ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, इसका आंसर जो होगा ये। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर बताएं आप। ऑप्शन सी। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। फीड इन टैरिफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। आप ही बताएं, इसको पढ़ें आप। फीड इन टैरिफ के संबंध में इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से सक्रिय निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक आर्थिक नीति है, फीड इन टैरिफ। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो आपको पता है कि जिसका उत्पादन जो है उत्पादन अनिश्चित काल तक होता रहे और
जो कभी खत्म नहीं होता हो उसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका उत्पादन पुनः होता रहे, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो कभी समाप्त नहीं होगा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ओके, तो इसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, जो कभी समाप्त ना हो। 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जन में कटौती एवं खरीद समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताएं। इसमें से ऑप्शन ए रामसर अभिसमय, ऑप्शन बी स्टॉकहोम अभिसमय, ऑप्शन सी मिनीमाता अभिसमय, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या, उत्सर्जन में कटौती एवं खरीद समझौता, तो बताएं। ऑप्शन डी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, उत्सर्जन में कटौती, ये CO2 से संबंधित है। रामसर आर्द्रभूमि से संबंधित है। मिनीमाता पारस से संबंधित है। स्टॉकहोम, जो मुझे फिलहाल अभी याद नहीं है। ओके। 35 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि यह रिजर्व कनिकरण जनजाति का निवास स्थल है। ऑप्शन दूसरे में है कि अन्नामलई टाइगर रिजर्व अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ओके, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में कनिकरण जनजाति निवास करती है। ओके, तो आप इसे याद ही कर लीजिएगा। थर्टी 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मिशन भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं? पहले में है कि राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरे में है कि हरित भारत मिशन, तीसरे में है कि हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन, चौथे में है स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन, पांचवें में है परिष्कृत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो बताएं इनमें से कौन सा है जो सही है? तो इसमें से जो आंसर होगा ये 4 तो नहीं होगा, तो 4 को आप छाटें कि ये नहीं होगा, और इसमें सभी है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय जल मिशन है, हरित भारत मिशन है, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र मिशन है और ऊर्जा दक्षता मिशन है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, इसे जो है ना जलवायु परिवर्तन के लिए 8 कार्य योजना बनाया गया था, 8 योजना, और 8 योजना को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं PCS में भी और IAS में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पिछली बार जो IAS में क्वेश्चन आए थे कि डिजिटल इंडिया के जो 9 पिलर हैं उनमें से एक पिलर का क्वेश्चन आया था, तो इसे भी इसी तरीके से आप राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 योजना है तो उसको रट लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, पास होना है तो आपको करना ही पड़ेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परिवेश पहल की व्याख्या करता है? तो बताएं इसमें से कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा कि पर्यावरणीय अनुमोदन के लिए ई पोर्टल। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिसमय घातक पदार्थों के नियंत्रण और रोकथाम से संबंधित है? पहले में है स्टॉकहोम अभिसमय, दूसरे में है बेसल अभिसमय, तीसरे में है रॉटरडम अभिसमय। तो ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी 2 और 3। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ये सभी से संबंधित है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था IAS में। UNEP को कोलंबो उद्घोषणा संबंधित है, तो कोलंबो उद्घोषणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वैश्विक नाइट्रोजन चुनौती के समाधान से, ऑप्शन बी हिंद प्रशांत में समुद्री पर्यावरण और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण से, ऑप्शन सी पर्यावरण नीतियों को कार्रवाई के रूप में देने से, और चौथे में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के त्वरित कार्यान्वयन से। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ओके, ये वीडियो लंबा बन रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, 2 और 3 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि यह पारिस्थितिक दबावों से ग्रस्त अंतर्राष्ट्रीय महत्व की
आर्द्र भूमि की सूची को दर्शाता है। तो दूसरे में है कि यह रामसर अभिसमय का मुख्य साधन है। तीसरे में वर्तमान में भारत की केवल 2 आर्द्र भूमियों को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन सी, ये सभी हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के संबंध में सभी सत्य हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, इकोमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में कि इस योजना को राष्ट्रीय आधार पर संचालित किया जा रहा है और घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्रमाणन तथा लेबलिंग प्रदान करती है। दूसरे में कि इकोमार को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रशासित किया जाता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो कथन है वो दोनों सही है। ओके। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहले में कि अधिनियम की अनुसूची 5 उन जीवों को सूचीबद्ध करता है जिनका शिकार किया जा सकता है। मतलब अनुसूची 5 में वैसे जीव होते हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। दूसरे में है कि अनुसूची 5 में सामान्यतः कौवा और चमगादड़ शामिल हैं। तीसरे में कि यह अधिनियम केवल पशु से संबंधित है, न कि पौधे से। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ये तो नहीं होगा। तो तीसरा हटाएं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, 1 और 2 होगा, क्योंकि ये पशु से के साथ साथ पौधे से भी संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न हिम तेंदुआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके। तो ये ऑप्शन ए है कि यह पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक है। दूसरे में है कि यह हिमालय क्षेत्र और मध्य एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है। तीसरे में कि हेमिस लद्दाख को दुनिया के हिम तेंदुआ राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी है कि इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बताएं हिम तेंदुआ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। ओके। हिम तेंदुआ की संख्या भी है, इसीलिए इसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय घोषित नहीं किया गया है। ये गलत है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जल कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन ए है कि धान के खेतों में एकीकृत मत्स्य पालन की एक विधि है। दूसरा है कि यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है। तीसरा है कि यह एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई की एक विधि है। तीसरा है कि यह पनबिजली, ऑप्शन डी है कि यह पनबिजली उत्पन्न करने की एक विधि है। तो पनबिजली, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी ये सत्य होगा। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पर्माकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पर्माकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें से बताएं कौन सा आंसर होगा। पर्माफ्रॉस्ट, ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा। यह एक ऐसी विधि है जिसमें सभी कृषि आगतों का उत्पादन खेत द्वारा ही किया जाता है। ये सही होगा कि पर्माकल्चर जो है यह एक ऐसी विधि है जिसमें सभी कृषि आगतों का उत्पादन खेत द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कथन है इसमें देखना कि किस राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कहा जा रहा है। पहले में है कि नीलगिरी ताहार इस राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की मुख्य प्रजाति है। दूसरे में कि यह पश्चिमी घाट में स्थित है तथा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। तो इनमें से किसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, ये तो आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी है पोतीबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम में है। ऑप्शन सी है शांत घाट राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में है। और ऑप्शन डी है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। तो किसके संदर्भ में यह दो कथन कहा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है। ओके, ऑप्शन डी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंचनजंगा जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है। दूसरे में है कि पन्ना जो केन नदी वहाँ पे बहती, बीच में बहती है। तीसरे में पंचमढ़ी जो गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है। और चौथे में कि शेषाचल मैकाल पहाड़ी। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सुमेलित है। ऑप्शन है 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2। इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1 और 2 होगा, क्योंकि कंचनजंगा जो है पूर्वी हिमालय है,
पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, केन नदी बीच में बहती है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, किंतु गंगा घाटी डेल्टा क्षेत्र में नहीं है। शेषाचलम जो है वो शेषाचलम, ये ऑप्शन गलत है। ओके, और एक और दो सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में तो बताएं। उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में ऑप्शन बी सही है। उच्च शिक्षण संस्थाओं को गांवों के एक समूह के साथ जोड़ना इसका आंसर होगा। ओके, उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में भारत को उन्नत करना है तो गाँव को जोड़ना है उच्च शिक्षण संस्थानों से। 50 क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है। वल्लमकली नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी केरल। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ओके, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।